2 जून 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का क्यूरियसली एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज दिन है थर्सडे। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, इसको आप इंस्टेंट जस्टिस कह सकते हैं, पुलिस एनकाउंटर्स कह सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने इस आर्टिकल को लिखा है। सेफ्टी फर्स्ट नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में है। लेट इट फ्लाई, ये हमारे एविएशन सेक्टर के बारे में है। राइट, ये दोनों आपको लगेंगे एक विषय के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं है। राइट, ये सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ, ये बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। वर्क फ्रॉम होम, इस पर इलॉन मस्क ने क्या कहा और क्या हमारे देश में ये पैटर्न हमें देखने को मिलेगी। एंड नंबर 5, ट्रेड सैंक्शंस, इसके साथ भी जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज सेशन। आर यू रेडी? इफ यस, लेट्स मूव ऑन। डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, लाइक एवरी डे, प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। रिमेंबर, ईच एंड एवरी सिंगल शेयरिंग मैटर्स। ऐसा मत सोचिए कि कोई और इसको शेयर कर देगा और ये सीरीज जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी। वी वांट मोर न्यू स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली वो पुराने स्टूडेंट्स जो एक लंबे समय से मेरे लेक्चर्स को देखते थे, आज भी उनको नहीं पता है कि ये सीरीज़ अवेलेबल हैं। उनको नहीं पता है कि मैं अपनी खुद की चैनल जो है क्यूरियसली एजुकेशन, उस पर पढ़ाता हूँ। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू स्प्रेड द वर्ड about Curiously Education as well as this particular series. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। Instant justice is a crime that cannot be ignored. इंडियन एक्सप्रेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंस्टेंट जस्टिस का मतलब ये होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। व्हाट इज इंस्टेंट जस्टिस? कि कुछ क्राइम हुआ और ऑन द स्पॉट। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस फिल्म। एक गर्व फिल्म आई थी सलमान खान की, बहुत ही फेमस फिल्म थी। राइट, इट्स मसाला फिल्म। राइट, रियलिटी पर बेस्ड नहीं है, बट उसमें दिखाया गया था कि ऐसा कुछ डायलॉग भी था, ना वारंट, ना दिस एंड दैट, एंड फैसला ऑन द स्पॉट, बेसिकली पुलिस एनकाउंटर्स। तो इसी चीज़ पर आधारित ये फिल्म थी। एंड आपने वो फिल्म भी देखी होगी, गंगा जल। राइट, अजय देवगन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी गंगा जल। और उसके एंड में जो मेन विलन्स हैं, तो गांव के लोग जो हैं वो उनको मारने वाले थे। मीन्स भीड़ मिलकर उन दोनों गुंडों को मार डालने वाली थी। लेकिन फिर एज एन आईपीएस ऑफिसर जो अजय देवगन का कैरेक्टर है, वो कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे पूरा समाज जो है वो इस प्रकार का हो जाएगा कि फिर हमेशा ये इंस्टेंट जस्टिस या फिर भीड़ जो है वो जस्टिस डिलीवर करने लगेगी, तो दैट इज़ नॉट राइट। अब इसका ये जो हमारे देश में इसका जो सिलसिला है वो कहाँ से स्टार्ट होने को ये कहाँ से स्टार्ट हुआ या फिर कहाँ से हमें रजिस्टर्ड तौर पर देखने को मिलता है। ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जो हैं वो इंस्टेंट जस्टिस का इस्तेमाल करते थे। आपकी स्क्रीन पर ये जो एक स्टैच्यू है, ये हैं अलूरी सीतारमा राजू का। और रंपा रेबेलियन हुआ था 1924 में। तो उसके एक हीरो थे, आप कह सकते हैं। राइट, उसके मेन लीड कैरेक्टर थे। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने, जो राजू हैं, उनको अरेस्ट किया गया था बाय ऑफ कोर्स ब्रिटिश फोर्सेस। और ये जो राजू हैं, ये ईस्टर्न घाट के जो ट्राइबल्स हैं उनको मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के खिलाफ लड़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहे थे, उनको इंस्पायर कर रहे थे कि ये जो गलत चीज़ें हमारे साथ हो रही है। ब्रिटिश लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो फॉरेस्ट जो हैं उनको एक रिसोर्स के तौर पर देखते थे, और जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए तो वो उनका घर था। राइट, अब इसके डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारा विषय वो नहीं है। लेकिन जब भी आप इस प्रकार की चीज़ें पढ़े ना हिस्ट्री की, तो उसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि हमारे लोगों को क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो दे आर रेवोल्यूशनरीज। व्हेन आई से रेवोल्यूशनरी, आई मीन टू से कि उनको ये टेररिज्म एक्ट और ये सारी चीज़ें उनके ऊपर लगाई जाती थी, लेकिन दे आर नॉट टेररिस्ट। उन्होंने तो अपने घर की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए थे।
राइट, एक प्रकार से आप कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठाए थे। बट एनीवे, तो ये पुलिस एनकाउंटर्स जो है, मीन्स उनके साथ क्या हुआ, राजू के साथ उनको अरेस्ट किया गया और उनको गोली मार दी गई। और पुलिस एनकाउंटर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे देश में होते रहे। 1950s में भी पुलिस एक्शंस, डेकोड्स के खिलाफ इस प्रकार के एक्शंस ली जाती थी। पंजाब में जो टेररिज्म की बैटल है उसमें भी ऐसा हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, माओविज्म के खिलाफ। तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में हमें और अलग अलग समय पर, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, आज तक हमें इस प्रकार के पुलिस एनकाउंटर्स या इंस्टेंट जस्टिस के केसेस देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी को अपॉइंट किया और ये जो कमिटी है हैदराबाद, 6 दिसंबर 2019 की बात है। आई एम श्योर यू नो दिस केस, राइट। एक दिशा नाम दिया गया है पीड़ित को। तो दिशा नाम की एक लड़की जो है उसका गैंग रेप किया गया और बहुत ही क्रूरता से दिशा की हत्या की गई बाय 4 पीपल, राइट। 4 लोगों ने ये क्राइम किया था। ये क्राइम कुछ 27 नवंबर 2019 में हुआ हैदराबाद में। और फिर कुछ दिनों के बाद ये 4 लोग जो हैं उनका एनकाउंटर किया गया बाय पुलिस। और उस टाइम पर लोग बहुत खुश हुए, पॉलिटिशियंस काफ़ी खुश हुए और पुलिस के एक्शन को काफ़ी पुलिस वालों को काफ़ी एक प्रकार से ढोल बजने लगे, लोग डिस्को करने लगे। ये सारे इंसिडेंट्स भी हुए थे। अब यूनियन मिनिस्ट्री का डेटा क्या है, हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसका डेटा ये कहता है कि 2017 से 2022 के बीच में अगर आप देखिए ये 5 सालों का जो वक्त है, तो इसमें 655 एनकाउंटर डेथ्स हुई है हमारे देश में, पुलिस एनकाउंटर 655। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 191 ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, और 13 दूसरे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस प्रकार के एनकाउंटर्स हमें देखने को मिले हैं। तो ये कोई एक पर्टिकुलर राज्य के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, ये पैन इंडिया एक इश्यू है, राइट। आई एम यस यूजिंग द वर्ड इश्यू क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को एक समय से, लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो यू नो द थिंकिंग कि इंस्टेंट जस्टिस, लेट्स से कहीं पर रेप होता है तो हम सब का इमोशन तो यही होता है ना, मीन्स आई वुड ऑल्सो फील द सेम कि ऐसे लोगों को तो गोली ही मार देनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो बहुत एक ब्रूटल सज़ा मिलनी चाहिए, उनको तड़प तड़प कर मारा जाए उनको, इस प्रकार से। मीन्स इमोशंस तो यही कहते हैं। लेकिन फिर जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों की प्रॉपर जो भी बुक्स में, रूल बुक में जो भी सज़ा लिखी गई है, वही चीज़ें जो हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए। हमें हमारे इमोशंस पर काबू रख कर रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो हमारे देश में न्याय भी फटाफट मिल जाता है। उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। इंसिडेंट्स ऑफ इंस्टेंट जस्टिस रिप्रेजेंट द डार्क अंडरबेली ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब प्रश्न तो ये भी उठता है कि ऐसी डिमांड जो है वो हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे अंदर आज भी, मीन्स क्या स्वीडन का, फिनलैंड का कोई व्यक्ति, न्यूजीलैंड का कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा इस प्रकार की डिमांड करेगा कि पत्थर मारकर या फिर उसको गोली मार दी जाए, पुलिस इनको, ऐसे क्रिमिनल्स को गोली मार दे? नहीं। क्यों वहाँ के लोग जो हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जस्टिस जो है वो हो जाएगा, और जस्टिस क्योंकि वहाँ पर एक स्पीडी तरीके से चीज़ें जो हम काम करती हैं कंपेयर टू हमारे देश, राइट। कुछ ऐसे डेवलप्ड देश हैं जहाँ पर वक्त लगता है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर सिस्टम तो है, वहाँ पर रिसोर्सेज तो हैं, हमसे अच्छे रिसोर्सेज हैं। और इस प्रकार के जब भी ये इंस्टेंट जस्टिस वाले केसेस या फिर पुलिस एनकाउंटर्स जहाँ पर भी होते हैं, तो हम सबको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। व्हेन आई से हम सबको, जजेस को, लॉयर्स को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिसमैन को, एंड आई वुड से लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट द क्राइम। क्राइम इज ए प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वो नहीं है, उसके अंडर अगर हम देखें, उसके नीचे अगर हम देखें, इट्स लाइक एक ग्लास जो है ना, आज आप ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को, या फिर आप याद कीजिएगा इस चीज़ को। अगर ट्राई ना कर सके तो याद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा तो भी आपका ही फ़ायदा है। द रीज़न इज़ कि अभी
इट्स हॉट डेज, राइट, हीट वेव्स चल रही हैं, तो एक पानी का या फिर शरबत का जो भी ग्लास है, तो उसमें आप एक दो बर्फ़ के टुकड़े डालिएगा। यू विल फाइंड के एक एक 1/7 ही आपको बर्फ़ जो है वो ऊपर दिखेगा, बाकी का जो है वो नीचे ही रहेगा। वन जो 6th पार्ट है इसका, वो नीचे ही रहेगा। तो बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो अंडर रहता है। सेम थिंग गोज़ हियर एज वेल। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो क्राइम इज़ द थिंग जो ऊपर के लेयर पे दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे जो पूरी सिस्टम है जिसके ऊपर हमारी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं जाती है, उन सारी चीज़ों को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। और हमारे देश में होता भी ऐसा है कि अगर थोड़ा वक्त लग जाए, सबसे पहले प्रेशर जो है वो पुलिस वालों पर डाला जाता है। अब हमारे देश में पुलिस वालों पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, छोटी बड़ी बातों पर भी फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं। तो बड़े बड़े क्राइम्स जब होते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर्स और जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं, कहाँ कहाँ से उनको कॉल्स आते हैं, अपडेट्स ली जाती हैं, छोटी छोटी अपडेट्स ली जाती हैं, और फिर हर कोई ऐसा भी प्रूव करना चाहता है कि हमने इसका पूरा फॉलोअप लिया है। डीजीपी साहब के साथ हमारी कांस्टेंट बातचीत हो रही है, मिनट मिनट की अपडेट्स हम ले रहे हैं, मीडिया पूछेगी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बहुत ही एक धैर्यवान और कूल हेडेड व्यक्ति की ज़रूरत रहती है जो अपना फोकस जो है वो मेंटेन कर सके और अपनी टीम जो है उसको इस प्रकार के एक्सटर्नल प्रेशर से बचाकर उसको राइट दिशा में मोटिवेट करते रहे और वहाँ पर हम आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार के लोगों की भी ज़रूरत है। इज़ द पब्लिक इन्यूड टू हार्ड जस्टिस? द आंसर इज़ यस। इसका मतलब ये है कि क्या लोगों को हार्ड जस्टिस पसंद है? हार्ड इन द सेंस कि ये गोली मार दी, इंस्टेंट जस्टिस पसंद है? यस। द रीज़न इज़ अगेन वो बर्फ़ की जो बात मैं बता रहा था कि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो अंडर बेली है या फिर अंडरनीथ है, तो दैट इज़ दिस के पीपल, हमारा लोगों का जो जुडिशियल सिस्टम पर जो एक विश्वास है ना, वो कहीं ना कहीं, अगर मैं ऐसा कहूँ कि टूट गया है, अगर वो राइट शब्द नहीं है तो हम इस शब्द का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं कि लोगों का धैर्य जो है वो अब नहीं रहा है। और उसमें लोगों का कसूर नहीं है। केसेस को कितने सारे दशक लग जाते हैं प्रूव होने में। एक एग्जांपल अगर हम लें तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है वो कहता है कि 2001 से 2018 के बीच में जो रेप के केसेस है, रेप रिलेटेड केसेस, इसमें हमें एक 70% राइज देखने को मिला। लेकिन इसी पीरियड के अगर आप केसेस को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ओनली 10% जितने केसेस जो हैं उनकी ट्रायल्स 2018 तक ख़त्म हुई और एक्विटल 73% है। तो सिग्नल क्या जाता है? सिग्नल ये जाता है कि आप रेप कीजिए, लंबे समय तक प्रोसेस चलती रहेगी, इवेंचुअली रेयर केसेस में चीज़ें जो हैं वो प्रूव होगी। सेम थिंग गोज विथ मर्डर, सेम थिंग गोज विथ सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। और इससे क्या होता है, लोग फिर ये भाई लोग जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं, राइट। और इंस्टेंट जस्टिस, अगर कोई इश्यू हुआ तो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, लोकल गुंडे के पास जाएंगे या फिर लोकल पॉलिटिशियन के पास जाएंगे। और निर्भया केस का देख लीजिए, राइट, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है क्या हुआ। स्पीडी अरेस्ट हुई, स्पेशल कोर्ट भी इसके लिए, मीन्स स्पेशल कोर्ट को ये केस दिया गया, लेकिन 6 साल लग गए जजमेंट को आते आते, 6 साल लगे और उसके बाद भी सज़ा को उससे ज़्यादा वक्त लगा। तो ये सिचुएशन है। और हमारे जस्टिस रिटायर्ड मदन लोकुर साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ना, ये होपलेस है और बियॉन्ड रिपेयर है। और ये जब स्टेटमेंट मैंने आज पढ़ा तो कितनी भी आशा हमारे अंदर क्यों ना हो, ये ऑप्टिमिज्म जो है वो हिलडुल जाता है जब इतने फेमस व्यक्ति, इतने फेमस रिटायर्ड जज जो हैं मदन लोकुर साहब, उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, इट्स बियॉन्ड रिपेयर, इट्स होपलेस। 46 मिलियन यानी कि 4.6 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग है। इसमें 30 मिलियन केसेस जो हैं वो 30 मिलियन यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 करोड़ जितने क्रिमिनल केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है हमारे देश में। तो कब ये सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म होंगे? अब ये जो दिशा का केस है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का,
फिर बॉडी वॉर्न कैमराज और डैश कैमराज का इस्तेमाल करना, सीसीटीवी फुटेज जो है उनको कलेक्ट करना, ऑडियो विजुअल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना विटनेसेस के। तो ये 4 रिकमेंडेशंस दिए हैं। ओके, ये रिकमेंडेशंस जो हैं हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना जो है वो मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि एक तो इसका कॉस्ट बढ़ेगा, दूसरी चीज़ मैन पावर। आपके अंदर ये भी प्रश्न खड़ा होगा कि कॉस्ट मीन्स कितना कॉस्ट होगा, और इतना कॉस्ट हो जाएगा तो भले ही हो जाए लेकिन न्याय तो मिले। बट द थिंग इज़, रियलिटी ये है, आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए या फिर जो एसपी हैं, या फिर अगर कोई ऐसे व्यक्ति आप जानते हैं पॉलिटिशियन को आपके एरिया में, तो उनको जाकर पूछिएगा कि ये जो सीसीटीवी कैमराज आपके सिटीज़ में देखने को मिलते हैं ना, वो भी मीन्स बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे टाउन में फंड कलेक्ट किया जाता है। लोकल एमएलएस जो होते हैं वो फिर लोगों को कॉल्स कर करके कहते हैं कि भाई तुझे 50,000 देने, तुझे 10,000 देने हैं, ये वो एक्सेट्रा, और ऐसे करके फिर पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और फिर जाकर सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो आपके शहर में लगाए जाते हैं। दिस इज़ है रियलिटी। या फिर आप कोई सीसीटीवी की अच्छी कंपनी है जो ऐसे कैमराज प्रोवाइड करती है, उनको पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनको मिलते हैं तो कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आज भी बहुत सारे पुलिस स्टेशंस में भी कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल्ड नहीं हैं। व्हाट वी नीड इज़ जैसे यूके में होता है, ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग पुलिस वाले, और यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें करना है। डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने हैं हमें, राइट। फॉरेंसिक टीम जो हैं उनके पास सारे वो रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि इस प्रकार के केसेस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। और पुलिस चीफ्स जो हैं उनको अपनी टीम को बताना चाहिए कि उनका काम जो है वो ये नहीं है कि वो जस्टिस डिलीवरी करें, उनका काम ये है कि वो एविडेंस कलेक्ट करके, इन्वेस्टिगेशन करके सारे जो अपने रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने रख दे, फिर कोर्ट तय करेगी कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। तो ये था आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेफ्टी फर्स्ट। ये द हिंदू का आर्टिकल है। दोस्तों ये बहुत ही टेक्निकल आर्टिकल है। एज वी नो कि तारा एयरलाइन की जो एक फ़्लाइट है वो अभी क्रैश हुई नेपाल में, और इसमें आई थिंक 21 लोगों की मृत्यु हो गई, इज़न्ट इट। अब एविएशन सेफ्टी एज फार एज नेपाल इज़ कंसर्न तो ऑलरेडी एक बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहता है। एक दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, एयरपोर्ट्स जो हैं तो उनकी डिज़ाइन इस प्रकार की हैं, रनवेज जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग STOL जिसको कहते हैं। तो एक तो आपको बहुत स्किल्ड पायलट्स चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा टुकड़ा होता है जहाँ पर आपको कॉमर्शियल फ़्लाइट जो हैं उसको उड़ानी है और उसको लैंडिंग करवानी है। एंड एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप टॉप 5 डेंजरस एयरपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें नेपाल का एयरपोर्ट आएगा ही आएगा। मुझे लगता है नंबर 1 पर है, लेकिन अब बहुत साल पहले मैंने इस चीज़ को देखा था तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे दिमाग में पॉपअप हुई कि वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स में से टॉप 5 में तो डेफिनेटली नेपाल के एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत ही डेंजरस लोकेशंस पर हैं, और 3D टेरेन मैप्स आपको चाहिए, राइट, प्रॉपर नेविगेशन टूल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। फिर वेदर सिस्टम, जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर हैं तो वेदर बहुत चेंज होते रहता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस, और 2 पीक्स वहाँ पर बहुत ऊंची हैं तो उसके बीच में से आपको प्लेन को नेविगेट करके निकलना है, तो इट्स नॉट दैट ईजी। और यहाँ पर जो प्लेन्स यूज़ किए जाते हैं, राइट, तो ये छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं, ये अनप्रेशराइज्ड क्राफ्ट होते हैं। अनप्रेशराइज्ड यानी कि जो बड़े एरोप्लेन्स होते हैं ना उसमें ऑक्सीजन और केबिन प्रेशर जो है वो मेंटेन करने की सिस्टम होती है। ये छोटे छोटे प्लेन्स में ये सिस्टम नहीं होती है। तो ये 13,000 फीट की हाइट तक ही उड़ पाते हैं, और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 30 मिनट्स तक अगर इसको उड़ाया जा रहा है तो ठीक है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए पैसेंजर्स के लिए। तो ये छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए उड़ाए जाते हैं ऐसे प्लेन्स। और अगेन राइट, ये थोड़े स्टेबल कंपेयर टू बड़े प्लेन्स जो हैं। तो ये इट्स लाइक छोटी कार या फिर मोटरसाइकिल लेकर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो बाजू में से एक ट्रक या बस निकलेगी तो भी आप वॉबल होंगे, राइट। सेम थिंग गोज विद दिस एयरक्राफ्ट एज वेल। तो ऑलरेडी चैलेंजिंग है, और ऊपर से पुराने प्लेन्स, राइट, उतने ज़्यादा ट्रेंड पायलट्स नहीं, फिर 90 डिग्री के टर्न्स लेने पड़ते हैं वैलीज़ के एरियाज़ में। तो ये सारी चीज़ें। अब नेपाल का
अगर आप सेफ्टी रिकॉर्ड देखें तो इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव। रिसेंट पास्ट में उनके हेलीकॉप्टर्स के इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ने लगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो है वो नेपाल काफ़ी ज़्यादा करने लगा है फॉर टूरिज्म एंड सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जो यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, इसमें 193 मेंबर स्टेट है और नेपाल इसमें ऐड हुआ। इट लास्ट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम इन 2017 और इसमें नेपाल का स्कोर जो है वो ड्रॉप हुआ है। तो वहाँ की जो सरकार है उनको समझना चाहिए कि टूरिज़्म को और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के चक्कर में आप सेफ्टी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं कर सकते। और टू बी ऑनेस्ट, कल ही कुछ मेहमान आए थे मेरे घर, राइट, दे केम फ्रॉम यूके एंड वो जाने वाले हैं अब नॉर्थ इंडिया के अलग अलग जगह, 4 धाम की यात्रा और इसके अलावा दूसरी जगहों पर जाने वाले। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एयर सेफ्टी एंड थिंग्स एंड वो भी बात कर रहे थे कि अगर हम नेपाल में जाएंगे तो हम कभी भी फ़्लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसे केसेस जो हैं वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये किसके लिए बुरा है? वो नेपाल के टूरिज़्म के लिए ही बुरा है। एंड दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन लर्न एज वेल। हमारे देश को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। कंपेयर टू नेपाल हमारे देश की सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, बट अगेन सेफ्टी इज़ समथिंग दैट नीड्स कॉन्स्टेंट विजिलेंस। उसको हमेशा हमें इस पर फोकस्ड रहना पड़ता है। लेट इट फ्लाई टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, एविएशन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, बट इट्स नॉट अबाउट द सेम थिंग। वी नो कि कोविड-19 के टाइम पर एविएशन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। प्लेन्स जो हैं वो हमेशा के लिए पार्क किए गए थे, हमेशा इन द सेंस के एक लंबे समय के लिए पार्क थे और ऑपरेशंस जो हैं वो बंद हो गए थे। फिर से चीज़ों को जब स्टार्ट किया गया तो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, राइट, आपको 100% टिकट्स बुक नहीं हो सकती थी। 100 सीट्स हैं तो लेट्स से 50 की कैपेसिटी से 50% ही आप ट्रैफिक ले जा सकते हैं, या फिर 50% सीट्स ही बुक हो सकती है। इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे और उसी समय पर सरकार ने एक प्राइस बैंड रखा था एयर टिकट के लिए। लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड प्राइस बैंड क्या होता है। प्राइस बैंड यानी कि एक अपर सेलिंग होती है, लोअर सेलिंग होती है, कि इन दोनों के बीच में प्राइस जो है वो रहेगी। लेट्स से कि आप 40 मिनट्स की कोई फ़्लाइट है, तो 40 मिनट की कोई फ़्लाइट है तो उसकी मिनिमम प्राइस जो है वो 2500 होगी और मैक्सिमम प्राइस जो है वो 8500 होगी। इस बीच में ही जो ये एयरलाइन है वो प्राइस रख सकती है। ये सरकार ने तय किया था और उस टाइम पर एयरलाइंस की मदद करने के लिए ये चीज़ की थी। सरकार ने एक और स्टेप लिया था कि जीएसटी जो डोमेस्टिक मेंटेनेंस एंड रिपेयर है तो वो 18% टैक्स था, तो उसको कम करके 5% कर दिया। तो एविएशन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने काफ़ी चीज़ें की। अब नॉर्मल सी वापस आ चुकी हैं, राइट। जो पैसेंजर लोड फैक्टर है ये 87% पहुंच गया है बड़े एयरलाइंस का। तो अब ये जो प्राइस बैंड ऑन एयर टिकट हैं इसको हटाने की ज़रूरत है। ये 15 दिन की एक साइकिल रहती है कि बेस अगेन बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में समझे तो 15 दिनों के लिए ये प्राइसेस जो हैं वो फिक्स की जाती है। उसके बाद फिर दूसरे 15 दिनों के लिए नया ब्रैकेट जो है वो होता है। कई बार चेंजेस होता है, कई बार चेंजेस नहीं होते हैं। 1994 में एक डिसीजन लिया गया था कि जो टैरिफ फिक्सेशन है एविएशन इंडस्ट्री के लिए, इसको डीरेगुलेट किया गया कि इसमें सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। जिस एयरलाइन को जो भी प्राइस रखनी है वो रख सकती है। लेकिन अब जो सिचुएशन वापस आ चुकी है तो अब हमें इस प्रकार के रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सरकार को अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही चीज़ ये आर्टिकल कहना चाहता है। और अब फ्यूल की प्राइस देखिए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हैं तो उसकी प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। और एक एयर फ्लाइट के लिए जो कॉस्ट होता है ना, एक जगह से ए से बी, अगर दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट है लेट्स से, तो उसमें जो टोटल कॉस्ट आएगा तो उसका लगभग 40% तो सिर्फ फ्यूल का कॉस्ट रहता है। और फ्यूल का कॉस्ट बढ़ेगा और ऊपर से आपने एक सीलिंग रख के जो टॉप सीलिंग रखी है तो उससे ज़्यादा फ़्लाइट चार्ज नहीं कर सकती, तो उनका तो नुकसान होगा। और बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिन लेट्स से कि उनके पास पैसे हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ अलग है, तो वो मिनिमम कोई फ़्लाइट की प्राइस सरकार ने 2500 रखी है, लेकिन वो 1500 रुपये में आपको ले जाना चाहते हैं, राइट। वो अब उनके वो लॉस लेकर भी ले जाना चाहते हैं, तो वो उनका प्रश्न है। टैरिफ को ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपना टैरिफ कम करने के लिए तैयार हैं। कंपटीशन है काफ़ी, राइट। अब बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, तो इवेंचुअली फ़ायदा जो है वो कस्टमर का होगा। लेकिन अब ये
सीलिंग की ज़रूरत नहीं है। सरकार को इस प्रकार का माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो एविएशन सेक्टर में नहीं करना चाहिए। यही चीज़ जो है वो ये आर्टिकल कह रहा है। टफ लव पायोनियर का ये आर्टिकल है। अब इलोन मस्क ने ट्विटर पर कुछ रिप्लाइज दिए हैं और उन्होंने बेसिकली वो गुस्सा हो चुके हैं। ये वर्क फ्रॉम होम जो है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रिमोट वर्क इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल, राइट। अगर आप रिमोट वर्क करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 40 आवर्स पर वीक, ये फॉरेन कंट्रीज़ में 40 आवर्स पर वीक लोग काम करते हैं, यानी कि 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो सैटरडे संडे ऑफ, तो 40 घंटे हो गए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि आप फुल टाइम ऑफिस पर आकर काम करेंगे, फैक्ट्रीज़ में आकर काम करेंगे, और ये चीज़ आपको नहीं करनी है तो आप टेस्ला छोड़कर जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे आई वुड से बॉस होते हैं, राइट, जो विप्लैश का इस्तेमाल, व्हाट इज़ विप्लैश, एक प्रकार का हंटर चाबुक का इस्तेमाल करते हैं और गुस्सा होकर और थोड़ी कड़क भाषा में एक अलग ही टेम्परामेंट के साथ चलते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ आपको सॉफ्ट स्पोकन भी देखने को मिलेंगे। जनरली लोगों को सॉफ्ट स्पोकन और अच्छे बॉसेस जो हैं जो थोड़ी उनकी देखभाल करें, ऐसे ऐसे लोग ज़्यादा पसंद रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कई बार आपको कंपनी में थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अब आप अच्छे हैं तो फिर इसका दुरुपयोग हो, क्योंकि ऐसा भी होगा। आपको मिक्स लोग मिलेंगे हमेशा। ये चीज़ लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपकी ऑफिस में भी आप काम करेंगे जब होपफुली आप सिलेक्ट हो जाएंगे सिविल सर्विसेज में या फिर जो भी एग्जामिनेशन आप क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको अलग अलग लोग मिलेंगे। कुछ लोगों के साथ आपको फॉर्मली काम करना पड़ेगा, कुछ लोगों के साथ फॉर्मली इन द सेंस थोड़ा कड़क होकर काम करना पड़ेगा, कुछ लोगों के साथ आप सॉफ्टली भी काम करेंगे, सॉफ्टली बात करेंगे उनसे तो वो अपना काम जो है वो कर देंगे। लेकिन ऑफिस या फिर कोई कंपनी जो है उसका एक स्ट्रक्चर और कल्चर जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए। और आज के ज़माने में आई रियली बिलीव कि जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एलोन मस्क का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरे और आपके विचार जो हैं वो अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बात पर हम एलोन मस्क को ही फॉलो करें। नो डाउट बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम उनसे सीख भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारी कंपनी को क्या चाहिए, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अब हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम को फॉलो करने लगी हैं। वर्क फ्रॉम होम के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। ऑफिस के भी कुछ फ़ायदे हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। मैं इसके ऊपर एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई बिलीव कि मेरे पास एक लगभग 6 साल का वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस है। 6 साल, हाँ 6 साल तो हो ही गए। 6 साल पकड़ लेते हैं, राइट। तो इतना वर्क फ्रॉम होम करने का एक्सपीरियंस है। ये शब्द मुझे तब पता चला जब कोविड आया कि दिस इज़ कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम। तो एनीवे, तो आई हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, तो विल टॉक अबाउट इट। बट यहाँ पर जो हैं वो बात आ रही है कि कैमराज फिट किए जाएंगे, सिक्योरिटी कैमराज, और मॉनिटर किया जाएगा लोगों को। और ट्विटर के लोग जो हैं वो भी थोड़े बहुत घबराए हुए हैं कि अगर इलोन मस्क कंपनी को ख़रीद लेंगे तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। ट्विटर जो है उनके बारे में कहा जाता है कि ट्विटर का वर्क कल्चर जो है ऐसा है कि आप रिमोट वर्क करना चाहें तो परमानेंटली ये चीज़ अलाउ हैं। शायद इलोन मस्क वो बंद कर दे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देखिए, फैक्ट्री के लिए आपको लोग वहाँ पर आकर काम करें ये चाहिए, जहाँ पर लोगों की फिजिकली रिक्वायरमेंट हैं। तो फैक्ट्री में वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। अगर आप फैक्ट्री वर्कर हैं तो आपको फैक्ट्री जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ दूसरे ऐसे काम कर रहे हैं जो घर से भी किया जा सकता है तो वो चीज़ हो सकती है। कुछ मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, आपकी कंपनी किस बिजनेस में है। हो सकता है कि ट्विटर को एक्वायर कर ले, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम चलता रहे, क्योंकि ट्विटर की कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होंगे जो घर से भी किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशंस होंगे जिनको, कुछ ऐसे लोग होंगे कुछ डिपार्टमेंट्स के जिनको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो इट ऑल डिफरेंस। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो है ये अब न्यू वे ऑफ वर्किंग है, और जो ऑफिस जाकर फिजिकली काम करने की बात है कि फिजिकली प्रेजेंट रहना ऑफिस में, तो ये अब एक पुराना कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक जो है सर क्यों इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। द थिंग इज़, ये ऐसे का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, राइट। ये जनरल स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होना हो, लेकिन ऐसे आपको पूछा जा सकता है। लेट्स से ऐसा कोई टॉपिक दिया गया, वर्क फ्रॉम होम,
इज द न्यू वे ऑफ वर्किंग इन इंडिया। इस विषय पर अगर आपको एक ऐसे लिखना है तो क्या क्या पॉइंट्स आप ऐड करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, राइट? और भले ही ये प्रश्न पूछा जाए ना पूछा जाए, ये टॉपिक दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सोचना। यू विल थिंक, यू हैव टू लर्न टू क्रिटिकली थिंक, राइट? कि कोई भी चीज को क्रिटिकली थिंकिंग, क्रिटिकली इन द सेंस कि आप अलग अलग एंगल से उसको सोचें, और ये चीज प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेवलप हो जाएगी, ट्रस्ट में। कुछ पैटर्न्स हैं, विल टॉक अबाउट इट। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके भी वीडियोस आएंगे, बट डोंट वेट फॉर द वीडियोस, डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स, स्टार्ट डूइंग इट। ऐसे कोई भी विषय के बारे में सोचिए अलग अलग एंगल से, ठीक है? द 21st सेंचुरीज लेटेस्ट सिल्वर बुलेट, पायोनियर का एक आर्टिकल है जो ट्रेड एम्बार्गो हैं उसके ऊपर है। ट्रेड एम्बार्गो यानी कि सैंक्शंस, राइट? ट्रेड एम्बार्गोज का मतलब होता है सैंक्शंस। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक फिल्म का ये सीन है। कौन सी फिल्म है आई डोंट नो, पुरानी इंग्लिश फिल्म नज़र आ रही है। आई थिंक इट इज़ एन अमेरिकन फिल्म, जजिंग बाय देयर जो सूट की स्टाइल हैं और फर्नीचर एक्सेट्रा है, तो मुझे लगता है ये अमेरिकन फिल्म हो सकती है, बट आई कुड बी टोटली रॉन्ग। अब फिल्मों में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं, फिल्म मेकिंग में चीज़ होती है जिसको कहते हैं मीज़ एंड सैन, राइट? मीज़ एंड सैन का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स है ना, उनको कहाँ पर, कौन कहाँ पर खड़ा रहेगा, कौन सी चीज़ आगे पीछे रहेगी, तो पूरा एक सीन जो है उसकी डिज़ाइन, जिसको कहते हैं मीज़ एंड सैन। अब ये ट्रेड एम्बार्गोज जो हैं, ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एक प्रकार के मीज़ एंड सैन हो चुके हैं कि इनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना कितना सही है, ये भी एक प्रश्न है। ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि ये कितना सही है। अब ट्रेड एम्बार्गोस जो हैं ये सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देते हैं। अब सप्लाई चेन कौन डिज़ाइन करता है? क्या पॉलिटिशियन डिज़ाइन करते हैं? नो। जो ट्रेड करने वाले लोग हैं ना, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो पूरी सप्लाई चेन को डिज़ाइन करते हैं। जो बिजनेसेस हैं वो अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, ये सारी चीज़ों का सदुपयोग करते हुए पूरी सप्लाई चेन को डिज़ाइन करते हैं। कि मुझे लगता है कि अगर मैं लेट्स से शर्ट बनाने की कंपनी में हूँ तो बटन्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, राइट? वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे, कौन सी जगह पर से कपड़ा खरीदूंगा, कौन सी जगह से कलर्स खरीदूंगा, ये सारी चीज़ें, कौन सी जगह से ये डिज़ाइनर्स को हायर करूंगा, तो ये सारे बेस्ट मुझे जो भी सेगमेंट में मुझे दुनिया के सबसे अच्छे और एक्सपेंसिव शर्ट्स बेचने हैं, तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करूंगा। लेकिन ट्रेड सैंक्शंस जब लगेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस पर भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। एक्सर्ट ए ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन सप्लाई चेन्स, ये सप्लाई चेन जो है ट्रेड एम्बार्गोज की वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बढ़ने लगता है। तो ट्रेडर्स जो हैं वो बैक बेंच में चले जाते हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो आगे चले आते हैं, और फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस पर फोकस होता है। सप्लाई चेन जो है उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो शर्ट का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो वो पूरी चीज़ कैसे डिज़ाइन की थी? एफिशिएंसी से, कि कहाँ से बेस्ट चीज़ें राइट प्राइस पर मुझे मिलेगी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म। अब सप्लाई चेन रेजिलियंस, कि इन्हीं देशों से हम मंगवाएंगे, इन देशों से नहीं मंगवाएंगे, भले महंगा पड़े, वो पड़े, ज़्यादा समय ले, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर फोकस जो है वो टोटली अलग हो जाता है। और आप किसी भी देश के साथ डीकपलिंग होना चाहते हैं, उसके साथ लिंक तोड़ देना चाहते हैं बिजनेस की, तो इट्स नॉट दैट ईजी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हुआ, ट्रेड वॉर की जो शुरुआत हुई कोविड से पहले ही हो चुकी थी। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो मिस्टर ट्रंप के आने के साथ ही ये ट्रेड वॉर की। अब यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंप सही थे, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें थोड़े गलत लगते हैं, लेकिन यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही थे। वो कहते थे कि इतना सारा सामान हम चाइना से मंगवाते हैं और चाइना को हम क्या बेच रहे हैं। तो चलो अब उन डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यूएस चाइना ट्रेड वॉर फिर कोविड-19 के आने के बाद ये और ज़्यादा बढ़ गया, और यूएसए ने फिर क्या कहा कि प्रोडक्शन जो है वो आप हमारे देश में रखिए, यूएसए में ही रखिए, और अगर यूएसए में पॉसिबल नहीं है तो नियर शोर, नज़दीक के देशों में रखिए,
और उन देशों के साथ रखिए जिनके साथ हमारी अच्छी बन रही है, जो हमारे मित्र देश हैं, दुश्मन देशों के साथ नहीं। अब यूरोप और रशिया की बात करें तो रशिया जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसका 70% जितना सामान कौन खरीदता है? यूरोप। यूरोप की जो रिक्वायरमेंट है तो आप पकड़ लीजिए 30 to 40% जितनी जो उनकी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 30 to 40% गैस और नेचुरल गैस और ऑयल एंड चीज़ें जो हैं वो रशिया प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट ईस्ट यूरोपियन देश जिसमें फिनलैंड, लिथुएनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, बल्गेरिया, ये सारे देशों की जो रिक्वायरमेंट है तो 50% से भी ज़्यादा चीज़ें रशिया प्रोवाइड करता है। तो इसको डीकपल करना इतना ईजी होगा? द आंसर इज नो। सेकंड चीज़, सेमीकंडक्टर, जिसको आज के ज़माने का नया ऑयल कहा जाता है, राइट? ये जो चिप आती है हर जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। तो यूएसए की इस पर एक मास्टरी है, नॉट प्रोडक्शन में मास्टरी नहीं है, इसकी डिज़ाइन में, इनोवेशन में, चिप पेटेंट में यूएसए की मास्टरी है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो थाईलैंड, नॉट थाईलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, इन सारे देशों में ज़्यादा होता है। तो अगर यूएसए अब ये नया रूल लेकर आया है कि यूएसए की टेक्नोलॉजी की जो चिप है वो रशिया को नहीं बेची जा सकती ताकि रशिया के बिजनेसेस जो हैं वो ठप हो जाए, लेकिन चिप बनाने के लिए जो नियोन और पैलेडियम का इस्तेमाल होता है तो उसके बड़े मेजर सप्लायर्स हैं रशिया और यूक्रेन। तो फिर रशिया भी थोड़ी चुप बैठेगा, वो चिप के प्रोडक्शन को भी इम्पेक्ट करेगा। वो कहेगा कि हम भी नियोन और पैलेडियम जो हैं वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज जो हैं उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? अब ये दोनों का झगड़ा और इम्पैक्ट हमारे देश पर भी आएगी। अब रही बात फूड की, तो रशिया और यूक्रेन ग्लोबल ग्रेन मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, युद्ध इम्पैक्ट कर रहा है। रशिया और यूक्रेन को मिला दे तो दुनिया का 28% गेहूं सप्लाई करते हैं। बैरली की बात करें तो बैरली 29, बार्ली, सॉरी नॉट बैरली, बार्ली, तो बार्ली जो है 29% ये सप्लाई करते हैं। मेज़, मक्का 15% और सनफ्लावर ऑयल 75%। हमारे देश में 90% जितना सनफ्लावर ऑयल जो है वो कहाँ से आता है? यूक्रेन से आता है। अब युद्ध चल रहा है तो इसकी सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हुई है। ग्लोबल वीट की प्राइस कितनी हो गई? 53%। जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से 53% इंक्रीज हो गई गेहूं की प्राइस, राइट? क्योंकि ये दोनों मेजर सप्लायर्स जो हैं वो युद्ध की स्थिति में हैं। अब रशिया के 16 ट्रेड पार्टनर्स, टॉप ट्रेड पार्टनर्स जिनके साथ रशिया सबसे ज़्यादा सामान बेचता है, तो 70% जितना रशिया का एक्सपोर्ट इन 16 देशों में होता है और इन 16 देशों से रशिया 75% जितनी अपनी चीज़ें इंपोर्ट करता है। सेम थिंग गोज विथ यूक्रेन, 74 एंड 64% जितना एक्सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। एंड देन वी हैव चाइना। अब चाइना रशिया का, यूक्रेन का, यूएसए का और यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सैंक्शंस की वजह से जो लोग इस सैंक्शंस गेम में आएंगे उनको नुकसान होगा। मेक्सिको और टर्की जैसे देश जो इन सारे सैंक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए? भारत को एक बहुत ही अच्छा बैलेंस रखते हुए अपनी, देखिए हम मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं, ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा प्रोडक्शन करके सप्लाई चेन का एक पार्ट बन के हम और ज़्यादा व्यापार करना चाहते हैं, गरीबी हटाना चाहते हैं, हमारे देश को डेवलप्ड बनाना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को फोकस में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो जून 2022 में 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें यूक्रेन के वॉर के बारे में बहुत सारी बातचीत होगी, झगड़ा होगा, ये वो एक्सेट्रा, लेकिन हमें हमारा फोकस ध्यान में रखना है और दुनिया को भी ये समझना चाहिए कि सैंक्शंस जो हैं वो उतने ज़्यादा, कुछ हद तक सैंक्शंस काम करते हैं, लेकिन हर बार सैंक्शंस का इस्तेमाल करना और सैंक्शंस को एक प्रकार से राम बाण की तरह यूज़ करना कि सारे प्रॉब्लम्स का एक इलाज सैंक्शंस, तो दिस विल नॉट वर्क। और यूएसए, रशिया, चाइना, इन सारे लोग, बड़े बड़े देशों को सैंक्शंस की गेम खेलनी है तो वो भले ही खेले, लेकिन हमें हमारे हित को ध्यान में रखते हुए, बीच का रास्ता निकालते हुए, सभी के साथ ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा क्रिएट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आपके लिए एक प्रश्न है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद प्रश्न को देख लीजिएगा। कल की पीडीएफ्स भी आज आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को
दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल सी यू सून विद फाइनेंशियल न्यूज़ एंड other interesting important topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.